हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑर्फन, जो कि रिलीज हुई थी 2009 में। ये मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था जॉमे सेरा ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत केट के सपने से होती है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है और अपने हस्बैंड जॉन के साथ हॉस्पिटल जाती है। जॉन रिसेप्शन पर बोलता है कि हमें डॉक्टर से मिलना है, मेरी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया है। नर्स आती है और केट को व्हील चेयर पर बैठाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है जिसमें उसको एक मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। अचानक केट की आंख खुलती है और वो सहम जाती है। अगले दिन वो अपने डॉक्टर से मिलने जाती है जिसमें वो अपने सपने के बारे में डिस्कस करती है। डॉक्टर उसे बताती है अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता है जो अपना बच्चा खो देती है। अब केट अपनी 5 साल की बेटी मैक्स को लेने के लिए जाती है जो बोल और सुन नहीं सकती। वापस घर आते हुए केट फिर उन्हीं सपनों में खो जाती है जो वो अक्सर देखा करती है और एक बड़ा एक्सीडेंट करने से बचती है। जॉन भी अपने 12 साल के बेटे डैनियल को लेकर घर पहुंचता है। अब चारों मिलते हैं और मिलते ही बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। रात को सोने से पहले मैक्स स्टोरी सुनने की जिद करती है जो केट अपने हाथों के इशारों से उसे सुनाती है। सोने से पहले मैक्स केट से कहती है मुझे भी मेरी सिस्टर चाहिए। अब केट जॉन के पास जाती है और दोनों फैसला करते हैं कि हम अपने खोए हुए बच्चे की कमी पूरी जरूर करेंगे। जॉन और केट अब एक ऑर्फनेज हाउस में जाते हैं बच्चा गोद लेने के। केट वहाँ चल रही पार्टी में बच्चों को देख रही होती है और जॉन को एक बच्चे की मधुर आवाज अपनी तरफ खींच लेती है। वो उसके पास जाता है तो देखता है वो गुनगुनाते हुए पेंटिंग कर रही है। जॉन उससे बातें करता है। तभी केट और नन एबिगेल वहाँ आती है और दोनों उस बच्ची की बातों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। वो उसी को गोद लेने का फैसला करते हैं। नन बताती है कि ये लड़की रशिया से है, इसका नाम एस्थर है। इसके पिछले माता पिता जिन्होंने इसको गोद लिया था वो एक हादसे में जलकर मर गए थे, जबकि एस्थर बाल बाल बची थी। साथ ही वो बताती है ये बिल्कुल राजकुमारी की तरह रहती है, हमेशा अपने गले और हाथों में रिबन बांधे। अब वो एस्थर को लेकर अपने घर पहुँचते हैं। उनके स्वागत में मैक्स खड़ी होती है और एस्थर मैक्स से उसी की भाषा में हाथों से बातें करने की कोशिश करती जो कि उसने कार में बहुत जल्द सीख ली। फिर वो केट से पूछती है क्या ये बिल्कुल ही नहीं सुन पाती, लेकिन केट बताती है कि लिप रीडिंग से कुछ बातें समझ लेती है। अब वो घर के अंदर जाते हैं और एस्थर को उसकी नई दादी से मिलवाते हैं और दादी भी उसकी बातों से काफी इम्प्रेस होती है, लेकिन डैनियल उससे कुछ खास पसंद नहीं करता। जॉन एस्थर के लिए नए गिफ्ट लेकर आता है जिससे खुश होकर वो जॉन को गले लगा लेती है, जिसे देखकर डैनियल चिढ़ जाता है। कुछ ही दिनों में एस्थर पूरे परिवार के साथ घुल मिल जाती है जैसे उसने उसी घर में जन्म लिया। अब छुट्टियां खत्म होती है और स्कूल शुरू। मैक्स और डैनियल स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। साथ ही एस्थर को भी स्कूल भेजा जा रहा होता है, लेकिन वो अपनी फैंसी ड्रेस में ही आती है जो वो हमेशा पहनती है, गले में और हाथ में रिबन और एक बड़ा फ्रॉक। केट एस्थर से पूछती है तुमने ड्रेस क्यों पहनी है, मैं जो तुम्हारे लिए जीन्स लेकर आई थी वो क्यों नहीं पहनी, लेकिन एस्थर बहाना देकर बात को टाल देती है। एस्थर अपनी क्लास में जाती है और वहाँ बच्चे उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाते हैं जो एस्थर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन एस्थर और मैक्स नदी के किनारे खेल रही होती है। केट उन्हें देखकर दौड़ कर आती है और मैक्स को बोलती है कि तुम्हें नदी के किनारे नहीं खेलना चाहिए, जानती हो ना पिछली बार क्या हुआ था। एक दिन डैनियल अपनी पेंट बॉल के साथ निशाने लगा रहा होता है। अचानक गलती से वो एक पक्षी को घायल कर देता है। जख्मी पक्षी को देखकर डैनियल रोने लगता है, लेकिन पास ही खेल रही एस्थर और मैक्स उसके पास आती है। एस्थर एक पत्थर उठाती है और डैनियल को देती है कि तुम उसे घायल नहीं छोड़ सकते, इसे मार दो, लेकिन डैनियल मना करता है। एस्थर उसी पत्थर से पक्षी की जान ले लेती है। वहीं घर पर भी एस्थर का बिहेवियर कुछ अजीब होता है। वो हमेशा अपने रूम को लॉक रखती है और जब केट कहती है इस घर में कोई भी अपना रूम लॉक नहीं करता, तुम भी मत किया करो, लेकिन वो साफ मना कर देती है। अब स्कूल में एस्थर का फिर से मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वो अपने साथ बाइबल रखती है। इस बात पर एस्थर और गुस्सा हो जाती है और बुरी तरह से चीखती है। घर पर केट एस्थर से बात कर रही होती है कि स्कूल में क्या हुआ, लेकिन एस्थर बोलती है कुछ बताने को है ही नहीं। तभी एस्थर केट की उस बच्ची का जिक्र करती है जिसको उसने खो दिया था। केट उसके बारे में बताती है, शायद अब दोनों और करीब। एक दिन जॉन मैक्स और एस्थर को गार्डन में घुमाने ले जाता है। एस्थर को अपनी वही स्कूल वाली लड़की मिलती है जिसने उसका मजाक उड़ाया था। वो झूले पर जाती है और उसको धक्का दे देती है जिससे उस लड़की की टांग टूट जाती है। रात को डिनर टेबल पर जब जॉन एस्थर से पूछता है कि क्या सचमुच तुमने उसे धक्का दिया था, तो वो मना करती है और तो और मैक्स भी उसी की साइड लेती है, ये बताते हुए कि वो स्लिप हो गई। इसी दौरान डैनियल और एस्थर की खाने को लेकर बहस हो जाती है और जॉन डैनियल से कहता है कि एस्थर से सॉरी बोलो, लेकिन वो गुस्से में चला जाता है।
जॉन डैनियल के वुडन हाउस को लॉक लगा देता है और कहता है कि ये चाबी तभी तुम्हें मिलेगी जब तुम एस्थर को सॉरी बोलो। एक दिन केट के पास सिस्टर एबिगेल का फोन आता है और वो एस्थर की डेंटल और मेडिकल रिपोर्ट मांगती है और उसके बारे में पूछती है कि कैसा चल रहा है, कि वो सही है। लेकिन केट उसे गार्डन वाला हादसा बताती है कि कैसे उसने एक लड़की को धक्का दे दिया और उसकी टांग टूट गई। और जब केट एस्थर को सिस्टर से बात करने के लिए कहती है तो वो साफ मना कर देती। अब अचानक केट देखती है कि एस्थर पियानो एकदम परफेक्ट बजा रही है। केट देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें पियानो बजाना नहीं आता। लेकिन एस्थर बोलती है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे पियानो नहीं आता, आपने ही मुझे सिखाने को कहा था तो मैंने हाँ कर दी थी। केट सारी बातें जॉन को बताती है। जॉन बात को लाइटली लेता है। साथ ही केट बताती है कि उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ अलग है और मेरे साथ अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ देर बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है पुरानी बातों को लेकर। कुछ दिन बीत जाते हैं और सिस्टर एबिगेल उनके घर आती है और जॉन और केट को सचेत करती है कि उस गार्डन की घटना सुनने के बाद मैंने पता लगाया है कि एस्थर का पिछला रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, क्योंकि जहाँ वो होती है वहाँ प्रॉब्लम जरूर होती है। यहाँ तक कि उस घर के बारे में पता लगाया जहाँ से एस्थर बची थी। आज तक ये नहीं पता लग पाया कि घर में आग किसने लगाई और एक लड़के ने खुद को कैसे चाकू मार लिया, तब भी वो वही थी। एस्थर साइड में चुपके से सब सुन रही होती है। अब एस्थर मैक्स को झांसे में लेकर कि ये औरत बुरी है, ये मुझे लेने आई है, चलो इसे डराते हैं, हम इसे इतना डरा देंगे कि ये फिर कभी दोबारा इस घर में नहीं आएगी। लेकिन एस्थर का कुछ और ही इरादा होता है। उसके पास गन है जो उसने जॉन के लॉकर से निकाल ली थी और एक हथौड़ी के साथ उस रास्ते पर सिस्टर का वेट करती है जिससे वो जाने वाली। और जैसे ही सिस्टर वहाँ से निकलती है एस्थर उसे बेरहमी से मार लेती है। सिस्टर को मारने के बाद एस्थर हथौड़ी और अपने खून लगे कपड़े एक बैग में डालकर डैनियल के वुडन हाउस में छुपा देती। लेकिन मैक्स इतनी डर जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, मगर एस्थर उसे दिलासा देती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ उसे इसलिए मारना पड़ा क्योंकि वो मेरी सच्चाई सबको बता देती और साथ ही मेरे साथ तुम्हें भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी अगर तुमने किसी और को इस बारे में बताया। उनको वुडन हाउस से उतरते हुए डैनियल देख लेता है। रात को डैनियल जब सो रहा होता है एस्थर उसके पास आती है और उसके गले पर चाकू रखते हुए धमकाते हुए बोलती है बताओ तुमने क्या देखा। लेकिन डैनियल इतना डर जाता है कि उसका टॉयलेट निकल जाता है और वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। अब केट और जॉन एस्थर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एस्थर डॉक्टर को भी अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है और सारा गेम ही पलट देती है। डॉक्टर भी उसकी बातों में आ जाती है और केट को ही ब्लेम करने लगती है और सलाह देती है आपको अपने खोए हुए बच्चे का गिल्ट अपने अंदर से निकालना होगा, वरना आप एस्थर के साथ अपना रिश्ता कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। जॉन और केट का रिश्ता अब धीरे धीरे खराब होने लगता है। जॉन बोलता है देखो मैं साइकेट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी उस डॉक्टर ने कहा तुम्हें उस पर सोचना चाहिए। कि तभी केट का फोन रिंग होता है। केट फोन उठाती है तो वो ऑर्फन हाउस से दूसरी सिस्टर का होता है जो सिस्टर एबिगेल के बारे में पूछ रही है कि कल जब वो आपसे मिलने गई थी तब से वो वापस नहीं लौटी। केट अचंभित होती है। छानबीन होती है तो सिस्टर एबिगेल की डेड बॉडी मिलती है। जॉन डिटेक्टिव से पूछता है कि कोई क्यों एक सिस्टर को मारेगा। तभी एक कमरे में एस्थर अपने हाथों से बनाई हुई एक डरावनी पेंटिंग देख रही होती है, शायद जो वो आगे करने वाली है। केट का शक बढ़ता जाता है और वो छानबीन करती है अपराधी बच्चों के बारे में। तो अपनी रिसर्च में उसे पता लगता है ऐसे बच्चे ऊपर से तो काफी शांत होते हैं और अपना काम निकलवाने के लिए वो इतनी मीठी बातें करते हैं कि कोई भी उनके जाल में फंस जाए। इन सारी डिटेल्स के साथ केट जॉन के पास जाती है, लेकिन जॉन उसकी बातें नहीं मानता और फ्रिज खोलने के बहाने एस्थर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। जॉन एस्थर के पास जाता है ताकि वो उसे डेंटल क्लिनिक ले जा सके और उसके दांतों को चेक करा सके, लेकिन एस्थर बड़ी स्मार्टली वहां जाने से खुद को बचा लेती है। वहीं अकेले में केट मैक्स और डैनियल से पूछती है एस्थर के बारे में कि उसका बिहेव कैसा है, कभी उसने तुम्हें धमकाने की कोशिश की हो या डराने की। लेकिन वो दोनों पहले ही इतने डरे हुए होते हैं कि वो केट को कुछ नहीं बताते। वहीं एस्थर जॉन के साथ अकेली होती है और पेंटिंग करते हुए बोलती है कि मैं जब भी आपके साथ होती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जॉन एस्थर को सलाह देता है कि तुम्हें तुम्हारी मदर के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और वो मान जाती है। जब केट किचन में काम कर रही होती है तभी एस्थर वो फूल काट के ले आती है जो केट ने अपने खोए हुए बच्चे के लिए लगाए थे, जिससे केट एकदम स्तब्ध रह जाती है। वो बुखला जाती है। एस्थर अब अपना हाथ खुद ही तोड़ लेती है और सारा ब्लेम केट पर लगाती है।
केट इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो फिर से अल्कोहल लेने की कोशिश करती है। अगले दिन जब केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो एस्थर कार का हैंड ब्रेक खींच देती है और कार ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जाने लगती है, जबकि उसमें मैक्स बैठी होती है। केट मैक्स को बचाने के लिए भागती है और लकीली कार बर्फ में जाकर टकरा जाती है, जिससे मैक्स बच जाती है। उस हादसे के बाद जॉन को भी लगने लगता है कि शायद केट वापस डिप्रेशन में जा रही है। जॉन साइकेट्रिस्ट को घर ही बुला लेता है और वो उसे वापस रिहैब सेंटर भेजने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब केट मना करती है तो जॉन गुस्सा हो जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब ये सब चल रहा होता है तो एक कोने में मैक्स और एस्थर उनकी बातें सुन रही होती है। एस्थर मैक्स को बोलती है, अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मदर को गोली मार दूंगी। बेचारी डरी हुई मैक्स कुछ नहीं कर पाती। डैनियल चुपके से मैक्स के पास जाता है और उससे पूछता है, इन सब हादसों के पीछे क्या एस्थर का हाथ है? मैक्स उसे कुछ पेंटिंग्स दिखाती है, जिससे डैनियल समझ जाता है इन सब के पीछे एस्थर का ही हाथ है। लेकिन एस्थर उनकी बातें दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है। केट अपने बच्चों को लेकर रात को भागने की कोशिश करती है, लेकिन एस्थर उन पर नजर रखती है, जिससे केट अपने भागने का प्लान बदल देती है। एक दिन चुपके से केट एस्थर के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे उसकी वही बाइबल मिलती है जिसको वो हमेशा छुपा कर रखती है। उसमें कुछ तस्वीरें मिलती है, एक इंस्टीट्यूट का नाम भी मिलता है, जिसमें उसे पता लगता है कि एस्थर दरअसल अनाथालय में नहीं पली बड़ी बल्कि एक मेंटल इंस्टीट्यूट में थी। और वहीं डैनियल एक हथौड़ी लेकर अपने ट्री हाउस में जाता है जहाँ एस्थर ने सिस्टर को मारने के बाद हथियार छुपाए थे। लेकिन जैसे ही डैनियल अंदर पहुंचता है एस्थर उसका वेट कर रही होती है, उन सब सबूतों और पेंटिंग्स के साथ जो मैक्स ने डैनियल को दिखाई। एस्थर उन सबूतों के साथ डैनियल को भी जला देती है और वुडन हाउस को लॉक करके बाहर आ जाती है। लेकिन डैनियल खिड़की से बाहर निकलता है। वहीं केट सारी जानकारी सिस्टर को दे ही रही होती है जो केट ने इकट्ठा की है। अचानक केट वुडन हाउस में आग लगते हुए देखती है और भागती है। वहीं डैनियल खिड़की से कूदकर नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। और एस्थर एक बड़ा सा पत्थर लेकर जैसे ही डैनियल को मारने लगती है तभी मैक्स उसे धक्का देकर रोक देती है। लकीली डैनियल बच जाता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उसके गले में गंभीर चोट लगी है जिससे वो बोल नहीं सकता। अभी होश आने तक उसके पास कोई ना ही जाए तो अच्छा रहेगा। इस बीच केट और जॉन के बीच बहस हो रही होती है। केट बोलती है कि मैंने तुम्हें इतने सबूत दिए लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें सिर्फ एस्थर पर ही विश्वास है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज रात को मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। एस्थर अपनी दादी से पैसे लेती है और कोल्ड ड्रिंक पीने का बहाना करके बाहर जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं जाती। वो जाती है डैनियल के रूम में और तकिए से उसे मारने की कोशिश करती है और उसकी पल्स बंद हो जाती है। डॉक्टर्स एक बार फिर से डैनियल की जान बचा लेते हैं। अब केट एस्थर के पास जाती है और उसे जोरदार चांटा मारती है, लेकिन एस्थर ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो और बेकाबू केट को संभालने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। अब केट भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उसे सब धुंधला नजर आ रहा होता है और जॉन कहता है आज तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन जॉन के जाने से पहले केट जॉन को चेतावनी देती है कि मैक्स को एस्थर के साथ अकेला मत छोड़ना। जॉन केट को आई लव यू बोलकर चला जाता है। रात को वो मैक्स को सुलाने के लिए उसके कानों की मशीन निकाल कर रख देता है और इशारों में सोने के लिए कहता है। तभी एस्थर आती है और चुपके से मैक्स के कानों की मशीन ले जाती है। ज्यादा तनाव में होने के कारण जॉन ड्रिंक करता है और अपना होश खोने लगता है। अब एस्थर केट की ड्रेस को काट कर अपने साइज का बनाती है और उसे पहनकर जॉन के सामने आती है, एकदम बड़ी औरतों की तरह उसके साथ बैठ जाती है। लेकिन जॉन जो नशे में इतना चूर है उसे ठीक से नजर भी नहीं आ रहा होता। एस्थर जॉन को आई लव यू कहते हुए किस करने लगती है, लेकिन जॉन उसकी हरकतों से थोड़ा चौंकता है और अपने आप को थोड़ा होश में लाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। उसे समझाते हुए कहता है तुम गलत समझ रही हो, लेकिन एस्थर जॉन पर डोरे डालना जारी रखती है। इस बात पर जॉन भड़क जाता है और एस्थर को डांटते हुए कहता है अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कल ही तुम्हें अनाथालय वापस भेज दूंगा, जिससे एस्थर नाराज होकर चली जाती है। हॉस्पिटल में केट के पास इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर का कॉल आता है और वो उसे सावधान करते हुए बताते हैं कि एस्थर जहाँ पर भी है उसे अकेला छोड़ो और सब बाहर निकल जाओ और इमीडिएटली पुलिस को बुलाओ। दरअसल वो कोई छोटी बच्ची नहीं, वो एक मैच्योर वुमन है। केट बोलती है लेकिन वो तो सिर्फ 9 साल की है। प्रोफेसर बताते हैं नहीं, ये उसके हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण हुआ जिससे उसका कद वहीं रुक गया है। प्रोफेसर उसकी सारी जानकारी देता है कि उसने कब कैसे किन लोगों की हत्याएं की। वहीं एस्थर भी अपने असली रूप में आती है और सब तोड़फोड़ करने लगती है। केट हॉस्पिटल से निकलती है और जॉन को फोन करती है। जॉन जैसे ही फोन उठाने जाता है अचानक घर की लाइट बंद हो जाती है
और अंधेरे का फायदा उठाते हुए एस्थर जॉन को चाकू मार देती है। वहीं जब जॉन फोन नहीं उठाता तो केट तेजी से कार चलाती है। एस्थर जॉन पर चाकू से काफी वार करती है और मैक्स उसे देख लेती है। एस्थर अब मैक्स के पीछे जाती है, लेकिन तभी केट अपनी कार से वहां पहुंच जाती है। एस्थर लॉकर से रिवॉल्वर निकालती है और केट पर गोली चला देती है। केट जख्मी हो जाती है और वो मैक्स को बचाने के लिए जाती है। मैक्स छुपने की कोशिश में ग्रीन हाउस में पहुंच जाती है और उसके पीछे एस्थर भी, और वो मैक्स को ढूंढने लगती है। और जैसे ही मैक्स उसे दिखती है, एस्थर गोलियों की बौछार कर देती है, लेकिन मैक्स को एक भी गोली नहीं लगती। इस बीच केट ग्रीन हाउस के शीशा तोड़कर सीधे एस्थर पर कूद जाती है और केट को लगता है कि एस्थर का खेल खत्म हो गया। जैसे ही वो मैक्स को लेकर बाहर निकलती है, एस्थर अपने चाकू से केट पर फिर से हमला करती है। वो लड़ते हुए नदी पर पहुंच जाती है जो कि जम चुकी होती है। एस्थर हमले पे हमला करती है, वहीं मैक्स के हाथ रिवॉल्वर लग जाती है और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए गोली चला देती है, लेकिन गोली बर्फ पर लगती है जिससे बर्फ टूट जाती है और दोनों पानी में गिरती है। जैसे तैसे करके केट उस गड्ढे से निकलने में कामयाब होती है और उसके पीछे एस्थर भी बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो केट का पैर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे मरने मत दो मम्मी। केट उसको एक जबरदस्त लात मारती है और कहती है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, और एस्थर का खेल खत्म हो जाता है और इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।